नमस्कार दोस्तों। आज का हम लोगों का टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र से। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या है कि इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है अपना L अपॉन के ए, और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन एच ए। तो ए से कट गया, क्या बना एच एल अपॉन के। तो ये होता है बायोट नंबर, और अगर बायोट नंबर लेस देन है 0.1, बायोट नंबर लेस देन है 0.1, तो उसका मतलब है कि हमको लंप्ड एनालिसिस हम इसकी कर सकते हैं। लंप्ड एनालिसिस मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए बायोट नंबर लेस देन 0.1 मतलब कि कंडक्शन रेजिस्टेंस कम है, कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम है। कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है तो उसमें हर जगह टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब पूरी तरह से बॉडी कंडक्टिव है। तो इस वाले का आंसर होगा बायोट नंबर। फिर है इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बेफल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द शेल साइड। तो बेफल्स किस लिए प्रोवाइड रहते हैं? बेफल्स का रहता है प्रॉपर मिक्सिंग, और प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से हमको ये सारे बेनिफिट होते हैं। इम्प्रूव हीट ट्रांसफर, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बफल्स, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेयर्स। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर, तो इसमें सिलेंडर्स के लिए क्या होता है? सिलेंडर्स के लिए होता है अपना के अपॉन एच, और स्फेयर्स के लिए होता है 2k अपॉन एच। तो इसमें हो जाएगा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेयर्स 2k अपॉन एच, डी ऑप्शन। फिर है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर इसमें पार्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है तो वो कंडक्शन होगा, क्योंकि क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से नहीं होता, आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है। आयंस के मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस वजह से यहाँ कंडक्शन होगा। अगर यही होता कि विद, अगर यहाँ पर विथ होता तो फिर हो जाता कन्वेक्शन। और रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन में हमको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हमको स्ट्रेट लाइन में हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन में। फिर आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर है अपना कि टू insulating material of thermal conductivity K and 2K are available for lacking a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same। तो radial thickness सेम है, फिर क्या करना है कि material with the higher thermal conductivity should be used for the inner layer। तो देखिए जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है, के ज़्यादा है मतलब कि मटेरियल कंडक्टिव है। मटेरियल कंडक्टिव है मतलब क्या है कि वो अगर हीट है तो जल्दी से वो ट्रांसफ़र कर देगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई, जैसे कि घरों में यूज़ करते हैं चिमटा जो है, तो अगर उसका कंडक्टिविटी सपोज करिए बहुत ज़्यादा होता, तो मतलब एक साइड से अगर यहाँ पर हीट उसको हो रहा है तो पूरा कंडक्ट कर देगा, मतलब पूरा हीट ट्रांसफ़र कर देगा हर जगह, तो उसका मतलब होता है कंडक्टिव। तो यहाँ अगर किसी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम है उसको हम पहले इंसुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मटेरियल विद लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर, भी हो जाएगा। फिर है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग इंटरवेनिंग मीडियम। तो हमने इसमें पहले ही बात की कि रेडिएशन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में होता है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर होता है। फिर सेवंथ नंबर है द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल्स टू प्रेंटल नंबर टू द पावर ऑफ एन। तो इसका एक सीधा इक्वेशन होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्रेंटल टू द पावर ऑफ 1/3। मतलब जितना हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है टू द थर्मल बाउंड्री लेयर, और यहाँ उल्टा है कि अगर थर्मल बाउंड्री लेयर पूछ रहा है तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो डेल्टा टी अपॉन
डेल्टा इज इक्वल्स टू पेरेंटल टू द पावर ऑफ, इसमें भी हो जाएगा तो -1/3, तो n की वैल्यू हो जाएगी -1/3। फिर इन रिगार्डिंग न्यूक्लियर बॉइलिंग, तो न्यूक्लियर बॉइलिंग में क्या होता है कि द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए फिल्म बॉइलिंग, तो सीधा ये डिफिनेशन है इसका, प्रॉपर्टी न्यूक्लियर बॉइलिंग की। फिर है इन स्पाइट ऑफ लार्ज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन ए बॉइलिंग लिक्विड, fins are used advantageously when the entire surface is exposing to, तो इसमें हो जाएगा फिल्म बॉइलिंग। फिर आगे चलते हैं, 4th नंबर में क्वेश्चन है अपना कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर ऑफ द टाइप ऑफ, तो ऑटोमोबाइल में जो रेडिएटर रहता है वो क्रॉस फ्लो रहता है। फिर द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, देखिए इसमें काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो में एक डायग्राम देख लेते हैं कि काउंटर फ्लो में क्या रहता है कि अगर हॉट फ्लूइड इधर साइड से फ्लो कर रहा है तो कोल्ड फ्लूइड इधर साइड से जाएगा, मतलब अगर हॉट फ्लूइड का अगर मान लीजिए कि हमको 180 डिग्री टेम्परेचर उसका इनलेट है, तो कोल्ड ये अगर इसका एग्जिट सपोज करिए 70 डिग्री जाके होता है, तो इसको कूल करने के लिए जो फ्लूइड लगा होगा तो वो लगभग 32, तो ये इसका इंक्रीज होके ये 70 के पार भी जा सकता है, मतलब यहाँ 100 भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ पैरेलल फ्लो में होता, अगर यही चीज़ पैरेलल फ्लो में होता तो जैसे कि हमको 100, 180 टू 70 हम हॉट फ्लूइड अपना कूल होता, लेकिन जो कोल्ड फ्लूइड है जो इसको ठंडा कर रहा है तो वो 30 से 100 ना जाता, क्यों? क्योंकि ये 70 तक तो कूल ही कर पा रहा है, तो ये लगभग 40 तक जाता, तो ये हो जाता है काउंटर फ्लो इस तरीके का, और ये क्रॉस फ्लो। फिर होता है ये पैरेलल फ्लो, ये पैरेलल फ्लो और ये काउंटर फ्लो, और रेडिएटर में दोनों का बीच का इसका कोफिशिएंट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको क्रॉस फ्लो बोलते हैं। फिर द रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी टू द एनर्जी फॉलिंग ऑन द बॉडी, तो जितना एनर्जी, रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द एनर्जी फॉलिंग, अगर टोटल हमको जी एनर्जी फॉल कर रहा था तो कि ये सपोज करिए कि जी डैश एब्जॉर्ब किया, तो इस रेशियो को जी डैश अपॉन जी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिव पावर, मतलब कितना इसकी कैपेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की। फिर 12th नंबर है द इंजन ऑयल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए जैसे कि अपना एक हीट एक्सचेंजर है तो यहाँ 150 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में कूल हो रहा है, तो 150 था ये, तो 80 डिग्री सेल्सियस में हुआ। और इन ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, तो पैरेलल फ्लो है तो कोल्ड, पैरेलल फ्लो में सेम डायरेक्शन में फ्लूइड, हॉट और कोल्ड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो ये अगर ये हॉट वाला था तो कोल्ड वाला ऐसे ही जाएगा। यहाँ ये 25 टू 60 डिग्री सेल्सियस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर है, तो अपने को बताना है इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस होता है कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, तो हम कैसे इसको लिखते हैं, यहाँ हमको एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या है, देखिए जैसे कि इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो 70 का हुआ, और इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो 35 का हुआ। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इसका ज़्यादा है, मतलब इसका जो एमसीपी रहा होगा और इसका जो एमसीपी रहा होगा, तो इसका जो एमसीपी सपोज करिए एमसीपी 1 है, एमसीपी 2 है, तो हीट कैपेसिटी 1 का एमसीपी 1 का कम रहा होगा एमसीपी 2 से, क्यों? क्योंकि देखिए एमसीपी क्या होता है कि हीट रिक्वायर्स टू रेज द यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो इसका कम रहा होगा तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना।
यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र हम लेते हैं कि एम सी पी डेल्टा टी, तो एम सी पी 1 डेल्टा टी कितना है 17 अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, एम सी पी मिनिमम, मिनिमम किसका है 1 का, और इनटू मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 150 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा 125। तो ये कट गया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 70 अपॉन 125 को, तो ये अपने को मिलेगा 0.56 सी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 13th नंबर है क्वेश्चन, इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वॉल वेरीज एज के इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है के नॉट 1 प्लस अल्फा टी, देन द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द वॉल एज कम्पेयर टू दैट इन द केस ऑफ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि देखिए इसमें अगर कांस्टेंट होता थर्मल कंडक्टिविटी तो ये बनता है, सपोज करिए एक जगह T1 टेम्परेचर है तो इस वाल का T2 टेम्परेचर है, तो दोनों के बीच का जो K होता वो इस तरीके होता। लेकिन अभी इसमें K अगर पॉजिटिव स्लोप है 1 प्लस अल्फा टी है तो ये बनेगा, अगर अभी माइनस अल्फा टी होता तो ये बनता, मतलब प्लस अल्फा टी है तो ये बनेगा, माइनस अल्फा टी होता तो ये वाला बनता। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बीच में क्या बोल रहा है अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो बीच में ये टेम्परेचर है तो ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, के कांस्टेंट होता और के ग्रेटर देन कांस्टेंट है तो इसमें ज़्यादा वैल्यू होती है टेम्परेचर की। जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर ये है, इसका टेम्परेचर ये है तो ज़्यादा है, मोर होगा इसमें। फिर है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे तो उसमें उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी यही चीज़ अगर मेटल्स के केस में होता, तो मेटल्स के केस में होता तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में, तो अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन पैदा करेगा मूव आयंस के मूव होने में, तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी मेटल्स में। लेकिन अभी यहाँ नॉन मेटल्स की बात होती, नॉन मेटल एमॉर्फस मेटल सॉलिड्स की बात होती, नॉन मेटल्स एमॉर्फस सॉलिड्स की बात होती, तो यहाँ क्या होता कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ भी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती, और थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की, और सबसे कम एयर वगैरह की होती है। फिर 15th नंबर में चलते हैं, तो इन रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई, तो रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि देखिए ये एक तरीके का टाइप ही है, तो इसमें जैसे कि हमने पैरेलल फ्लो देखा, काउंटर फ्लो देखा, उसका मूवमेंट देखा, तो इसमें क्या होता है रीजनरेटर टाइप में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटिवली फ्लो होते हैं सरफेस पर, तो हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटिवली ओवर अ सरफेस। फिर अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, लिक्विड मेटल हैविंग द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसमें लिक्विड सोडियम होता है, तो यहाँ सोडियम ऑप्शन दिया हुआ है। मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन रोसी, तो ये कम कब होगा जब के की वैल्यू कम हो या कि रोसी की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसमें रबर हो जाएगा, के की वैल्यू कम होती है इसकी। और ये थर्मल डिफ्यूजिविटी बताता क्या है, ये बताता है जैसे कि दो फ्लूइड लेयर है या कि दो कुछ भी है तो उसमें कितना जल्दी से हीट को डिफ्यूज कर रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर कितना जल्दी से डिफ्यूज कर रहा है वन लेयर टू अनदर लेयर, ये बताता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो इसमें रबर का सबसे कम होता है। फिर अगला है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इस, तो ये हमने बात की एब्जॉर्बिव पावर। फिर इसका भी हमने बात की 0.56। अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड मेटल, तो लिक्विड सोडियम, फिर मिनिमल थर्मल रबर, क्रिटिकल रेडियस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज, तो क्रिटिकल रेडियस क्या होता है कि क्रिटिकल रेडियस होता है कि वो रेडियस जहाँ पर हमको हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम मिले वो आउटर रेडियस
जहाँ से हमको हीट जो फ्लो है हीट का वो मैक्सिमम रहे। तो आउटर रेडियस वेयर हीट फ्लो क्यू इज मैक्सिमम, तो आउटर रेडियस विच गिव द मैक्सिमम हीट फ्लो। फिर है हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड इन, तो हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड इन, तो इसमें हर जगह हीट एक्सचेंजर यूज होता है, कंडेंसर में भी होता है, रेडिएटर में भी होता है, इंटरकूलर्स में भी होता है, हर जगह होता है। तो इसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर है द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर across any plane normal to the x direction is proportional to the wall area A और इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द x डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। तो x डायरेक्शन का टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, तो किसका प्रोपोर्शनल है, तो जाहिर सी बात है Q इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स। तो ये क्या बताता है, फोरियर लॉ, ये फोरियर लॉ। तो ये जाहिर सी बात है कि एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो फोरियर लॉ हो जाएगा। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर, तो इसमें क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एरिया टी टू द पावर 4, ये अपना इक्वेशन है रेडिएशन का। तो इसमें टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ बॉडी, ये सिग्मा की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉडी पे, और ए सरफेस एरिया पे। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर थर्मल डिफ्यूजिविटी है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, हमने अभी बात की, डिफाइन किया उसको। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन रो सी। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। क्यों, क्योंकि रो प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। फिर है विथ एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड ए सर्कुलर पाइप हीट लॉस टू सराउंडिंग्स ड्यू टू। अब देखिए इसमें अगर कोई सर्कुलर पाइप है, हम इसमें थिकनेस उसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें दो तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो एक होता है कंडक्शन रेजिस्टेंस, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, हम रेजिस्टेंस का केवल फॉर्मूला लिखते हैं, तो एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन 2π L K। और यहीं अगर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की बात होती है, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/2πr0h, 1/HA होता है, तो H तो ये हो गया, और एरिया क्या हो गया 2πr0। तो देखिए अब हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, आउटर रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू इसको इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब कंडक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मतलब हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हुई, ओवरऑल वैल्यू कम होने का मतलब है कि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस होगा, वेयर एज ड्यू टू द कंडक्शन डिक्रीजेस, ये हो जाएगा। फिर है टोटल एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट, तो एरिया, तो ऑब्वियस एकदम। द टोटल एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर 10th नंबर में चलते, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि कर्व सी विल बी एप्लीकेबल व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। हमने पहले ही एक एग्जांपल दिया कि जैसे घरों में चिमटा रहता है, तो जिससे रोटी वगैरह सेकते हैं, क्या रहता है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर हीट पड़ रहा है, तो अगर वो इनफाइनाइट कंडक्टिव रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिव, तो जितना हीट यहाँ पड़ा ये पूरा कंडक्ट करेगा, कंडक्टिव है तो पूरा हीट ट्रांसफर करेगा हर जगह, तो यहाँ भी हमको उतना ही महसूस होगा। मतलब जितना का टेम्परेचर यहाँ T2 बढ़ता है तुरंत, पहले T1 था, अगर T2 तुरंत होता है तो यहाँ भी T2 हो जाएगा, मतलब सेम, अगर यहाँ T1 था तो यहाँ भी T1 हो जाएगा, मतलब सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट कंडक्टिव मतलब व्हेन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज वेरी लार्ज, सी हो जाएगा। फिर 31st क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन ए गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस विल बी मोर। तो देखिए फिन्स का काम क्या होता है कि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को, और मतलब रेजिस्टेंस को कम करना, तो रेजिस्टेंस कम कैसे होगा,
रेजिस्टेंस कम तब होगा जब, जैसे कि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/h ही होता है। तो अगर एरिया अपने को बढ़ गई तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एरिया बढ़ानी है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ थिन फिन्स रखेंगे, क्योंकि अपने को एरिया बस तो चाहिए ना, तो लार्ज नंबर रखेंगे और थिन फिन्स रखेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अ रिडक्शन इन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कम करना है, रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस कम करना है, तो कैसे होगा ये। तो देखिए इसमें L/K होता है किसका, थर्मल रेजिस्टेंस होता है कंडक्शन का, तो हम L की वैल्यू कम कर दें और K की वैल्यू बढ़ा दें, तो रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ए मटेरियल, ये तो सही है, और इंक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी सही है। और कन्वेक्शन में क्या है कि हम क्या करें कि स्टीलिंग द फ्लूइड एंड क्लीनिंग द हीटिंग सरफेस, तो ये भी सही है, इससे भी हीट ट्रांसफर अपना हो जाएगा, लीड टू द रिडक्शन इन थर्मल रेजिस्टेंस, और इसका भी ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर आगे चलते हैं, 12th नंबर है अपना कि 33rd नंबर है, 2 balls ऑफ सेम मटेरियल एंड फिनिश हैव देयर डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो उसका डायमीटर दिया हुआ है 2:1, अगर एक D1 है दूसरा D2 है। फिर क्या बोल रहा है कि एंड बोथ आर हीटेड टू ए सेम टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल बाय द रेडिएशन, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। तो रेट ऑफ कूलिंग, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने पहली बात की सिग्मा 8T⁴ होता है अपना इक्वेशन, हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन, हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन का। तो देखिए एरिया इसका बॉल है तो स्फीयर होगा, तो 4πr², तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो सिग्मा A T⁴ और सिग्मा A T⁴, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 4πr² होता है, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका रेडियस कितना हुआ 1 हुआ, तो दूसरे वाले का रेडियस 0.5 हुआ, 0.5 का स्क्वायर मतलब 4:1। फिर अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाई, तो लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन होता है। फिर थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर स्क्वायर पर आवर। अगला क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा, तो सॉलिड आइस। फिर जैसे कि हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कितना किसका स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, सॉलिड ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड, फिर उससे कम गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर होते जाते हैं, तो वही सेम चीज़ है सॉलिड आइस। फिर है द रेट ऑफ एनर्जी एमिशन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल, तो देखिए जहाँ का भी यूनिट सॉलिड एंगल थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल आता है तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का डिफिनेशन ये है कि एनर्जी एमिशन फ्रॉम यूनिट एरिया थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल। फिर है मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ, तो मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर बिकॉज ऑफ क्या है, देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली, सी हो जाएगा। फिर 39th में है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ए गुड हीट कंडक्टर है, तो हीट कंडक्टर के लिए देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली। 39th नंबर है हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इंसुलेटेड पाइप टू द सराउंडिंग स्टिल एयर बाई, तो देखिए जैसे कि अगर पाइप है तो पाइप में अगर इंसुलेशन हो गया तो कंडक्शन हो नहीं सकता, पाइप में अगर इंसुलेशन लग गया तो कंडक्शन नहीं होगा। फिर कन्वेक्शन में देखिए बाहर अपने पास हवा तो बहुत है, लेकिन जब हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रही है यहाँ से, तो इस हवा का क्या काम, तो इससे भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा कि रेडिएशन बचता है, तो रेडिएशन ही होगा। फिर तो थैंक यू सो मच।